हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द्रोणा क्लासेस। और आज हम लेकर आए एक नया टॉपिक दैट इज द थर्मल स्टेबिलिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आईआईटी जेईई और नीट दोनों ही एग्जामों में पूछे गए हैं। जिन भी बच्चों को थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर को लगाने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, इस छोटी सी ट्रिक को मैं कराने जा रहा हूँ। उसके बाद आप हर क्वेश्चन को ईजिली लगा सकते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, तो हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी अगेंस्ट टेम्परेचर और हीट। किसी भी कंपाउंड को अगर हम हीट देते हैं, अगर वो कंपाउंड थोड़ी सी हीट देने के बाद अगर वो इजीली डिकम्पोज हो रहा है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कंपाउंड क्या है, थर्मली लेस स्टेबल है। अगर हम किसी कंपाउंड को हीट दे रहे हैं और वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है, डिकम्पोज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कंपाउंड क्या है, थर्मली मोर स्टेबल है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, तो हम जनरली दो तरह के कंपाउंड का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जिनकी हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। एक है कोवलेंट कंपाउंड एंड सेकेंड वन इज द आयनिक कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड एंड सेकेंड वन इज द आयनिक कंपाउंड। जब हम बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड की, तो कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, जनरली नॉन मेटल आपस में मिलकर कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जनरली मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलकर कौन किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं कोवलेंट कंपाउंड की, तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी की। थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जब हम बात करते हैं किसी कोवलेंट कंपाउंड में, तो हमें ये देखना है कि जिस बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होगी, इसका मतलब वो कंपाउंड को हीट भी मोर चाहिए डिकम्पोज कराने के लिए। तो जैसे अगर आपको ध्यान होगा, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है वीबीटी में, छोटा एटम छोटे एटम के साथ स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग करता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मजबूत बॉन्डिंग होगी, ओवरलैपिंग अच्छे से होगी, वो कंपाउंड थर्मली क्या है, मोर स्टेबल होगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी कोवलेंट कंपाउंड में किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसके क्वेश्चन अभी हम बाद में ट्राई करते हैं, इस ट्रिक को ध्यान रखना। अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड में हम एनायंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज द मोनो एटोमिक एनायन। मोनो एटोमिक एनायन क्या होते हैं, मोनो एटोमिक एनायन जिनके अंदर सिंगल एटम हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे F नेगेटिव, H नेगेटिव, H2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, या Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, एटसेट्रा। इस तरह के कंपाउंड, या एक दूसरी कैटेगरी हम बना रहे हैं, दैट इज द पॉली एटोमिक एनायन। पॉली एटोमिक एनायन का मतलब जिनके पास एक से ज्यादा एटम है। फॉर एग्जांपल के तौर पे सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, एटसेट्रा। इस तरह के एनायन क्या है, पॉलीएटॉमिक एनायन। तो हमने दो कैटेगरी में आयनिक कंपाउंड को डिवाइड किया है। एक ऐसे एनायन जो ऐसे कंपाउंड जो मोनोएटोमिक एनायन रखते हैं, एंड सेकंड वन इज द पॉलीएटोमिक एनायन। जब हम मोनोएटोमिक एनायन के अंदर थर्मल स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, तो हम ये डिसाइड करेंगे लैटिस एनर्जी पे। थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये हमारा क्राइटेरिया रहेगा। तो मोनोएटोमिक एनायन में थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी खुद किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो जिसका चार्ज ज्यादा उसकी, और चार्ज और साइज में ध्यान रखना, चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। चार्ज इज डोमिनेटिंग देन साइज। अगर हम बात करते हैं पॉलीएटोमिक एनायन की, तो थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। आपको ध्यान होगा
आपने फैजान रूल पढ़ा है, वहां पर पोलराइजेशन फिनोमेना, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा कंपाउंड इजिली डिकम्पोज हो रहा होगा। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं, इसको और इजिली कर सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, क्योंकि हमें पता है कि पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करता है, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, बट यहां पर हम बात करें थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। तो इसको हम ओवरऑल कंक्लूड करके ये भी कह सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, बड़ा कैटायन बड़े एनायन के साथ क्या होगा, थर्मली स्टेबल ज्यादा होगा। आइए इस छोटी सी ट्रिक्स को, इसको आप अंडरलाइन कर लें और एक बार फिर से ध्यान दें, हमने क्या क्या बात पढ़ी है। थर्मल कोवलेंट कंपाउंड में थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड एनर्जी पे। और आयनिक कंपाउंड में अगर आपके पास एनायन मोनोएटॉमिक है तो थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, लैटिस एनर्जी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। अगर पॉलीएटॉमिक एनायन की बात करें तो पॉलीएटॉमिक एनायन में आप सीधा सीधा ध्यान रख सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन है। देखिए अब हम क्वेश्चन को लगाते हैं और इस ट्रिक को कैसे उन क्वेश्चनों पे अप्लाई करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है HF, HCl, HBr और HI, ये कैसे कंपाउंड है बेटा, ये एक कोवलेंट कंपाउंड है और इन कोवलेंट कंपाउंड में हमें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो आपको पता है हाइड्रोजन फ्लोरीन, फ्लोरीन का साइज छोटा है, छोटे एटम के साथ अच्छे से ओवरलैपिंग करेगा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी, HF की होगी, देन HCl, फिर HBr, देन HI। ऐसे ही H2O, H2S, H2SC, H2T और H2PO की बात अगर हम करें तो इनमें भी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, ऑक्सीजन। ये कोवलेंट कंपाउंड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नॉन मेटल। तो कोवलेंट कंपाउंड में थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती थी, अगर आपको ट्रिक ध्यान है, थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड एनर्जी पे। तो हम चलते हैं फिर से वही, छोटा एटम छोटे एटम के साथ स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है, तो थर्मल इज मोर स्टेबल, ऑर्डर क्या आएगा हमारा ऐसे। इसी तरीके से NH3, ये भी एक कोवलेंट कंपाउंड है, छोटा एटम छोटे एटम के साथ, तो हमारा साइन क्या रहेगा ये। BF3, BCl3, इनमें भी फिर से कोवलेंट कंपाउंड है, वही ट्रिक हमारी चल रही है, छोटा एटम छोटे एटम के साथ अच्छे से बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होगी BF3 के कंपाउंड की, तो ये थर्मली मोर स्टेबल है। सेम CH4, SiH4, GeH4। लेकिन अब ध्यान देना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने पीरियोडिक टेबल में भी इसको पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा यहां पर थोड़ा सा एक्सेप्शन ऑर्डर है कि क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है तो लोन पेयर को रिपेल कर जाता है, तो इसका एग्जैक्ट ऑर्डर क्या आएगा, क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन और ये है फ्लोरीन एंड देन लास्ट में आएगा आयोडीन। आपको ध्यान है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अगर हम बात करें इस कंपाउंड में 7 नंबर क्वेश्चन में CH4, NH3, H2O और HF, तो यहां पर हमें थर्मल स्टेबिलिटी की जब बात करेंगे, देखिए यहाँ सराउंडिंग में यहाँ पे कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं और यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ में और यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ओवरऑल थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड के हिसाब से देखेंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। देन ये इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट, देखें भाई ऐसे सेम टू सेम आप N2O2 और F2 का थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। बताओ भाई किसका होगा, N2 में नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इसके पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो नाइट्रोजन की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड और फ्लोरीन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड। अगर हम बात करें CO2 और SiO2, तो CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसके पास क्या होते हैं, 2 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। लेकिन अगर हम SiO2 की बात करें तो SiO2 क्या करता है, इस तरीके से क्या करता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है जो कि 4 सिग्मा बॉन्ड रख रहा है। तो ओवरऑल थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, SiO2 की, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपाउंड, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ये बेंजीन है और ये एक नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन है, तो बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में आप कहोगे कि बेंजीन में रेजोनेंस हो रहा है, बट देखें इस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड है, लेकिन इस कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ज्यादा है। सिग्मा बॉन्ड क्या है, ज्यादा है, मतलब तो ओवरऑल थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, साइक्लोहेक्सेन की। नेक्स्ट कंपाउंड देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में भी रेजोनेंस हो रहा है क्योंकि कंजुगेशन आपको दिखाई दे रही है डबल सिंगल डबल, तो नंबर ऑफ, लेकिन इन दोनों कंपाउंड में नंबर ऑफ बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सेम है और पाई बॉन्ड भी सेम है, बट फर्क इतना है कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा थर्मल, अब की बार ये वाला कंपाउंड हमारा
ज्यादा स्टेबल है। सेम इसी तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 11 किया है हमने, वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है और इस कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड दोनों में सेम है, तो थर्मली स्टेबल कौन ज्यादा होगा, दिस कंपाउंड। एक इस क्वेश्चन को भी बड़ा ध्यान रखना, फॉस्फोरस के 3 एलोट्रोप हम पढ़ते होते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। तो व्हाइट, रेड और ब्लैक में ब्लैक ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर रीजन होता है इसका व्हाइट फॉस्फोरस में एंगल स्ट्रेन मोर होता है, मोर एंगल स्ट्रेन, और इसीलिए हम व्हाइट फॉस्फोरस को वाटर के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चनों को हम ट्राई करते हैं। अब देखिए, अब हम थर्मल स्टेबिलिटी की ट्रिक लगाने जा रहे हैं आयनिक कंपाउंड पे। तो आयनिक कंपाउंड के लिए आपको ध्यान होगा, हमने क्या ट्रिक पढ़ी थी, अगर एनायन मोनो एटोमिक है तो मोनो एटोमिक है, थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, लैटिस एनर्जी पे। किस पे डिपेंड करेगी, थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी थी, चार्ज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो देखिए आपको पता है नीचे जा रहे टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है कैटायन का। यहाँ पर एनायन कैसा है, H नेगेटिव है, सिंगल एनायन है, मोनोएटोमिक एनायन है। तो इस केस में थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, साइज टॉप टू बॉटम बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, LiH की, NaH। टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, घटती जाएगी। सेम इसी तरीके से LiCl, NaCl, KCl, यहाँ भी Cl कैसा एनायन है, मोनो एटोमिक है। तो मोनो एटोमिक के केस में फिर से लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी क्या होगा, नीचे जाएंगे तो क्या होगी, साइज बढ़ रहा है, लैटिस एनर्जी क्या होगी, घटेगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, इस तरीके से ऑर्डर चलेगा। सेम F नेगेटिव सिंगल एनायन है, ये ऑर्डर आएगा बिल्कुल सेम वैसे ही। ऐसे ही O क्या है, O2 नेगेटिव, ऑक्साइड की बात चल रही है यहाँ पे। तो ऑक्साइड में O2 नेगेटिव मोनोएटोमिक एनायन है, मोनोएटोमिक एनायन है, तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है, लैटिस एनर्जी घटती है, ठीक है। अगर हम बात करें सेम बिल्कुल ऐसे ही ऑर्डर इसमें आएगा, LiF, LiCl, LiBr और LiI, ये आप बताना। देखो जल्दी से बताओ इसका क्या ऑर्डर आएगा। यहाँ पर लिथियम सेम है, एनायन बदल रहा है, एनायन का साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, घटेगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, LiF की। ये सभी के सभी चारों मोनोएटोमिक एनायन ही लिखे हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन देखें, AlF3, MgF2 एंड LiF, इन तीनों कंपाउंड में देखें भाई, एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है, +3, यहाँ कितना है, +2, और इस पे कितना है, +1। और हमने पहले ही बताया था कि थर्मल स्टेबिलिटी मोनोएटोमिक एनायन के केस में हमने किस पे डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी पे। तो लैटिस एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो चार्ज और साइज में कौन ज्यादा डोमिनेट है, चार्ज। तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, AlF3 की, देन MgF2, और उसके बाद क्या आएगा, LiF। नेक्स्ट देखें और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब आते हैं, ये कैसा एनायन है, ये दिस इज द पॉलीएटोमिक एनायन। तो पॉलीएटोमिक एनायन के केस में हमने थर्मल स्टेबिलिटी की ट्रिक क्या पढ़ी थी, थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, इनवर्स, या फिर हमने डायरेक्टली कहा था साइज ऑफ कैटायन देख लो, साइज ऑफ कैटायन, जिसका कैटायन का साइज ज्यादा होगा वो थर्मली मोर स्टेबल होगा। तो इन बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम और बेरियम में किसका साइज बड़ा है, बेरियम का। थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, बेरियम की। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कार्बोनेटिक पॉलीएटोमिक एनायन है, तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज करती है। ऐसी I3 नेगेटिव है, यहाँ पर ये अपने आप में किस तरीके से काम कर रहा है, पॉलीएटोमिक का काम कर रहा है, पॉलीएटोमिक है तो ये अपने आप में थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, बढ़ेगी। और यहाँ पर हम अगर देखें तो इस कंपाउंड में ये अपने आप में किसका एग्जाम्पल है, O2 नेगेटिव, दैट इज द परऑक्साइड। और परऑक्साइड के केस में थर्मल स्टेबिलिटी ये पॉलीएटोमिक का काम कर रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, बढ़ेगी। सेम इसी तरीके से नाइट्रेट में सभी ये पॉलीएटोमिक के एग्जाम्पल हैं। OH कैसा है, पॉलीएटोमिक एनायन है, पॉलीएटोमिक एनायन में थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, बढ़ती है। ये सभी के सभी क्वेश्चन अब आप लगा सकते हैं छोटी सी ट्रिक के थ्रू। यहाँ पर हम LiO2 क्या आप बता सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया KO2 क्या होता है, KO2 परऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो, पोटेशियम की +1 होती है, +2x = 0, 2x - 1, x कितना आ रहा है बेटा, -½ आ रहा है। अगर -½ दिस मींस ये सुपर ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ये भी एक पॉलीएटोमिक एनायन है O2 यहाँ पर, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 28 में ये भी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, बढ़ेगी। आइए अभी लास्ट 3 क्वेश्चन अब आपको करने हैं। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गए
फिर से आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सबसे पहले आपने एनायन देखना है। एनायन आपने क्या पाया, सल्फेट। सल्फेट कैसा एनायन है, पॉलीएटॉमिक एनायन है। पॉलीएटॉमिक एनायन में थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करते हैं, साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन डाउन द ग्रुप बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ऐसे ही सेम ऑर्डर इसको ग्रुप सेकंड के सल्फेट में आएगा। लास्ट क्वेश्चन फिर से देखने का है, Na2O, MgO, Al2O3 और SiO2। देखिए भाई, यहां पर नॉर्मल ऑक्साइड है, ऑक्साइड अपने आप में O2 नेगेटिव, दैट इज द मोनो एटोमिक एनायन। और मोनो एटोमिक एनायन के केस में यहाँ पर चार्ज देखो लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करने वाली है। यहाँ +1 है, ये +2 है, ये +3 और ये +4 चार्ज कंटेनिंग है। तो चार्ज किसका ज्यादा है, इसका। तो लैटिस एनर्जी इस कंपाउंड की ज्यादा, जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। एक बार अगेन आप इस ट्रिक को ध्यान दें कि हमने क्या पढ़ा। हमने बात की थी कोवलेंट कंपाउंड में थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड एनर्जी पे। छोटा एटम छोटे एटम के साथ स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग करता है। अगर नंबर ऑफ एटम, अगर बॉन्ड का भी हमने क्राइटेरिया ध्यान रखना है, ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग भी देख लेनी होती है। और अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, अगर मोनोएटॉमिक एनायन है तो थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन में साइज। और अगर हम बात करते हैं पॉलीएटॉमिक एनायन की, तो पॉलीएटॉमिक में हमने सीधा सीधा कह सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, एक और मैं ये भी इसका रीजन भी बता देता हूं। जैसे लेट्स सपोज कीजिए ये मेटल है, मेटल कार्बोनेट के साथ है, तो कार्बोनेट है, लेट्स सपोज कीजिए। अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही मेटल इसके, जितना ज्यादा इसके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा, जितनी ज्यादा इसकी पोलराइजिंग पावर होगी तो वो इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगी और इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगी। तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डेंसिटी कम होगी तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन हुआ। तो और या फिर हम कह सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन हुआ। जितना ज्यादा ये पोलराइज करेगा इतनी जल्दी ये डिकम्पोज होगा, ठीक है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और अब आप प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चनों को ट्राई करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।